नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत। दोस्तों, आज आप सबके लिए सोशल साइंस का टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं। बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं प्रयास के एग्जाम के लिए। अच्छा, एक चीज और बता दूं दोस्तों, अभी हमने एक नया प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए हम लोग। उसमें जो भी प्रतिभागी हैं, जो एग्जाम फाइट करने वाले हैं बच्चे हैं, उन सभी के लिए, चाहे वो व्यापम का एग्जाम हो या सीजीपीएससी, पीएससी और आपका यूपीएससी, एसएससी, जो भी आप एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए बहुत उपयोगी है और टाइमिंग के साथ बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें। तो आप सभी उसके साथ भी जुड़े रहें। जितना प्यार आप मेरे सभी वीडियो को दे रहे हैं उसको भी दें और आपका बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगा उसमें। और उसको हम एक लाइन से चल रहा है, अभी तो इतिहास का स्टार्ट हो चुका है। इतिहास में जो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट हो गया है वो, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो दोस्तों, आप उसको देखें, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको कहा था कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये आपको पढ़ लेना है, तो उस मॉक टेस्ट सीरीज में वो भी आ जाएगा। उसके लिए भी हमने क्वेश्चन डिसाइड कर लिया है और वो क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे। तो आप उसके साथ भी बने रहें, जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई ऑल वीडियोस। आप सबने बहुत प्यार दिया है मेरे वीडियो को और आप ऐसा ही प्यार देते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टेस्ट सीरीज, जो कि सोशल साइंस के बेस पे है। देखिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है, देख लीजिएगा। जनसंख्या परिवर्तन का कारण बनने वाले 3 मुख्य कारक कौन से हैं? ऑप्शन ए जन्म, मृत्यु और विवाह। ऑप्शन बी जन्म, मृत्यु और जीवन प्रत्याशा। ऑप्शन सी जन्म, मृत्यु और आजीविका। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देख लीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट ही क्वेश्चन है। और कि जनसंख्या परिवर्तन का आखिर कारण क्या है? तो 3 प्रमुख कारण इन ऑप्शनों में से आपको ढूंढने हैं करेक्ट रीजन के साथ। तो दोस्तों देखिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जन्म, मृत्यु और जीवन प्रत्याशा। अच्छा, इसमें एक नया शब्द आप सबके लिए आया है, जीवन प्रत्याशा। तो जीवन प्रत्याशा होता क्या है? किसी देश के नागरिक औसतन कितने वर्षों तक जीते हैं, जीवित रहते हैं, वो उसका कहलाता है जीवन प्रत्याशा। ओके। अच्छा, बाकी और ऑप्शन भी आप चेक कर लेंगे। जन्म, मृत्यु और विवाह। तो भाई कई लोगों का विवाह होता है। अब विवाह हो रहा है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि उन लोग बच्चे पैदा करेंगे और हमारे जनसंख्या में वृद्धि होगी। ये तो बिल्कुल आवश्यक नहीं है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता है। वैसे ही आपका है ऑप्शन नंबर सी, जन्म, मृत्यु और आजीविका। तो आजीविका का मतलब क्या होता है? जीवन जीने के लिए जो साधन होते हैं, जीवन यापन करने के लिए जो साधन होते हैं, उसको बोलते हैं हम आजीविका। तो ये भी हमारे आंसर नहीं हो सकती, इसलिए राइट आंसर आपका हुआ है ऑप्शन नंबर बी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा संसाधन पृथ्वी की कुल सतह का लगभग 3/4 हिस्सा कवर करता है? ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी मिट्टी, ऑप्शन सी वायु, ऑप्शन डी जल। तो ये 4 आपके ऑप्शन है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। क्या बोलता है क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा संसाधन है जो पृथ्वी की कुल सतह का लगभग 3/4 अर्थात 75% हिस्सा कवर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल। अब क्यों होगा ये देख लेते हैं अपन। ये आपका पृथ्वी है, तो पृथ्वी में 71% क्या आपका जल है और 29% आपका क्या है, भूमि है। अब हमको क्या पूछा है, 3/4
क्या है? तो ये जो 75% के करीब में क्या आ जाएगा आपका 71%, इसलिए हमने आंसर क्या लिया है? जल लिया है। अच्छा, जल है 71%, इसको क्या बोलेंगे अपन? जलमंडल। जल मंडल। ये आपका क्या हो जाएगा? भूमि है, तो ये भूमि क्या हो जाएगा आपका? थलमंडल। फिर वायु भी रहेगा, तो वायु को क्या बोलेंगे अपन? वायुमंडल। ये हो गया आपका। अब रही बात जल की, तो जल का भी देख लेते हैं कि कितना परसेंट क्या है। ठीक है, तो जो आपका पृथ्वी में 71% जल है, वो देखिए कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो लगभग 71% का लगभग 97.25% समुद्र का जल है। ठीक है, जो समुद्र में जल है वो इतने हैं। अच्छा, अब बचे कितने? 3%। अब वो जो 3% है आपका, देखिए 97.25 आपका क्या हो गया? पूरा समुद्र का जल हो गया। बचा जो 3% जल है वो किस टाइप के हैं? एक तो हो गया आपका भूमिगत जल, जो कि 0.68% विद्यमान है, और बर्फ के रूप में भी आपको जल मिलेगा, वो है आपका 2.05। अच्छा, इसके बाद भी आपको जल मिलता है, जैसे नदी है, तालाब है, झील है। तो जो शेष, इन दोनों को प्लस करके जो शेष बचा वो इसमें आ जाएगा आपका शेष परसेंटेज। ठीक है, तो इस प्रकार देख लीजिए आप कि भाई जो हमारा 71% जल था वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी शिकार, ऑप्शन डी कृषि। तो इसके ऑप्शन अपन चेक कर लेंगे। देखिए ऑप्शन कैसे चेक कर रहे हैं अपन। अभी जो ये समझिए पहले, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक्चुअली क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी। तो नगरीय सभ्यता है, तो जैसे ऑप्शन आपको मिल रहा है पशुपालन या शिकार, तो ये तो करेंगे नहीं क्योंकि नगरीय सभ्यता थी। अच्छा, अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन नंबर ए व्यापार और ऑप्शन नंबर डी कृषि। ये 2 ऑप्शन बचते हैं, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका कृषि। अब क्यों होता है देख लीजिए आप। कृषि के अधिशेष उत्पादन ने ही उन्हें व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया, और मुख्य फसल के रूप में उन लोग लेते थे कपास। कपास क्या है? एक नकदी फसल है। नकदी फसल का मतलब क्या होता है? जो अपना, देखो कपास को कोई खाएगा तो नहीं, तो खाएगा नहीं तो क्या होगा? वो व्यापार करने के लिए बस काम आएगा। ओके, तो नकदी फसल का मतलब ही यही है कि वो सिर्फ व्यापार के लिए होता है, उसका मतलब खाद्य के रूप में उसका उत्पादन अपन नहीं करते। तो ये मुख्य फसल के रूप में उन्होंने लिया क्या? कपास। अच्छा, एक शब्द आया यहां अधिशेष, अधिशेष उत्पादन। तो कृषि के अधिशेष उत्पादन ने ही उन्हें व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया। अब देखिए, कृषि के थ्रू ही क्या कर रहे हैं उन लोग? व्यापार कर रहे हैं। इसलिए हमने राइट आंसर क्या लिया है? कृषि लिया है। क्योंकि देखो अधिशेष उत्पादन का मतलब होता क्या है? अधिशेष मतलब जो भी अपन उत्पादन किए हैं वो हमारे खाने के लिए तो हो गया और एकदम पर्याप्त है, उसके बाद भी बच रहा है, तो उसको क्या करना है? अपन बेच रहे हैं या उसका व्यापार कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं अधिशेष उत्पादन। तो कृषि के थ्रू ही क्या हुआ? वो व्यापार को बढ़ावा दिए, प्रोत्साहित किए। इसलिए हमने राइट आंसर इसमें लिया है कृषि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्ध का अर्थ किससे है? ऑप्शन ए ज्ञान प्राप्ति, ऑप्शन बी धर्म प्रचारक, ऑप्शन सी प्रतिभाशाली, ऑप्शन डी शक्तिशाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान प्राप्ति। अब क्यों राइट आंसर है ये आप देखेंगे। देखिए, बुद्ध, आपने गौतम बुद्ध का नाम सुना होगा, तो मैं आपको बता दूं उनके विषय में कि 35 वर्ष की आयु में वो कठिन तपस्या किए, और तपस्या के पश्चात उनको क्या हुआ? ज्ञान प्राप्ति हुई। अच्छा, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से पहले सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था, और जैसे उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ तो उनको बुद्ध के नाम से जाना गया और विख्यात हो गए बुद्ध के नाम से, गौतम बुद्ध जी।
ठीक है, तो इसमें ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन था गौतम बुद्ध के विषय में। मैंने आपको पहले ही कहा है कि आप बौद्ध धर्म और जैन धर्म अच्छे से कर लीजिए, वहां से क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? संकलित मतलब कहां से वो लिया गया है? ऑप्शन ए चित्रा, ऑप्शन बी गोदान, ऑप्शन सी डाकघर, ऑप्शन डी आनंद मठ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आनंद मठ। अब ये आनंद मठ क्या है? एक साहित्यिक रचना है जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय उनके द्वारा ये रचित है। और हम सभी जानते हैं जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसके भी रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे ऑप्शन नंबर बी है आपका क्या है? गोदान। तो गोदान भी एक क्या है? उपन्यास है जिसको मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा उसका रचना किया गया था, गोदान का। तो ये छोटा इंफॉर्मेशन, अगर इससे भी क्वेश्चन आए तो आपसे आसानी से बन जाए। देखिए, मुझे ऑप्शन को डील करने का मीन यही रहता है कि भाई अगर ऑप्शन से भी कोई क्वेश्चन बनता है आपसे, तो अगर एग्जाम में आए तो वो भी आपसे बन जाए, और कुछ ज्यादा इसमें बातें नहीं रहती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 6, जनसंख्या के अनुसार दुनिया में भारत की रैंक क्या है? स्थान क्या है उनका? ऑप्शन ए 7वां, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी 5वां, ऑप्शन डी प्रथम, फर्स्ट। तो इसका राइट आंसर है, क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से बोला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दूसरा, क्योंकि प्रथम फर्स्ट में कौन सा देश है? चाइना। ठीक है, चीन जो है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, कंट्री है। अच्छा, अभी आपको मैं कुछ डेटा बता देता हूं जो कि 2011 के जनगणना के अनुसार है। जनगणना 2011 के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, भारत की जो जनसंख्या है वो लगभग है आपका 1,21,00,00,000। इसके बाद और है, मैंने आपको ये लिख के बता दिया है। ठीक है, अच्छा, छत्तीसगढ़ की भी अगर जनसंख्या पूछा जाए तो ये भी 2011 के जनगणना के अनुसार है 2,55,00,000। अच्छा, इसके बाद जो ऑप्शन और दिए गए हैं वे भी अपन चेक कर लें क्या क्या हो सकता है। जैसे 7वां करके दिया गया है, तो 7वां स्थान भारत का किसमें? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। ऑप्शन नंबर सी 5वां, तो 5वां स्थान किसमें है? सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का 5वां स्थान है पूरे विश्व में। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी आपका प्रथम, तो प्रथम स्थान किसमें है? दूध उत्पादन में। दूध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, क्योंकि गाय भैंस सब हमारे यहां ही और खूब दूध बेचा जा रहा है। ठीक है, तो प्रथम स्थान में दूध उत्पादन में भारत का रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। अच्छा, क्वेश्चन यदि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछे तो आपको मैं राइट आंसर बता देता हूं 5 वर्ष। ठीक है, तो ये हो गया आपका, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी, है ना। राज्यसभा लोकसभा से क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको जब भी सोशल साइंस का सिलेबस बताया था तो उस टाइम मैंने आपको क्लियर किया था कि वहां से क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो एकदम एक एक पॉइंट आप बढ़िया नोट डाउन करके रख लें, याद रख लें। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सी एक नगदी फसल है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी चना, ऑप्शन डी कपास। तो नगदी फसल मैंने इससे पहले भी बताया था, अभी जो आपको मैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जब भी बता रहा था तो वहां मैंने आपको बताया था। अच्छा, अभी ऑप्शन में ही देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका? कपास है। तो यही आपका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि गेहूं, धान और चना ये आपके जो 3 ऑप्शन है ये क्या आपके खाद्यान्न फसल है। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी, ये क्या आपका नगदी फसल है। नगदी फसल का मतलब मैंने आपको बताया था जिसको अपन खाने के लिए यूज नहीं करते, केवल व्यापार की दृष्टि से यूज करते हैं उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, भारत में खोजा गया
सबसे पुराना शहर था? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी लोथल। तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर है आपका ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा। ये सन 1921 में खोज हुई है इसकी। अच्छा, इसके बारे में कुछ कुछ डिटेल है, वो मैं नोट डाउन कर लीजिए, आप लिख देता हूं मैं, नोट करके रखिएगा उसको। हड़प्पा की जो खोज है वो थी 1921 में हुई थी। वर्तमान में यह पाकिस्तान में है और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता की दूसरी बड़ी नगर है। तो सबसे बड़ी नगर क्या थी? मोहनजोदड़ो। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों क्या है? पाकिस्तान में ही है। अभी बचा आपका क्या? कालीबंगा। कालीबंगा का है आपका राजस्थान में है और लोथल जो है आपका गुजरात में। ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। जो आपका हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो ये दोनों कहां है? पाकिस्तान में है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लियर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पदार्थ को संसाधन नहीं बनाता है? क्वेश्चन आप थोड़ा चेक कर लेंगे, उसमें शायद मिसप्रिंट है। तो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पदार्थ को संसाधन नहीं बनाता है? ऑप्शन ए उपयोगिता, ऑप्शन बी मूल्य, ऑप्शन सी मात्रा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो हम समझे संसाधन क्या है। तो संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, पूर्ति करने के लिए उसका यूज करता है, उपयोग करता है। यह क्या है? संसाधन है। कि भाई मनुष्य की जो इच्छाएं हैं कि भाई मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, दुनियादारी जो भी है, वो सभी इच्छाएं जो है उनकी, वो सब संसाधन में आएगा क्योंकि उनसे उसकी जरूरतें पूरी हो रही है। अच्छा, अब इसमें आप ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए उपयोगिता, ऑप्शन नंबर बी मूल्य, ऑप्शन नंबर सी मात्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मात्रा, क्योंकि मात्रा भी उसके रीजन में आ सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि देखिए, अगर कोई तत्व है तो जरूरी नहीं ना भाई कि उसको मैं ज्यादा खरीदूं या कम खरीदूं या उसकी मात्रा क्या है, वो तो मेरे ऊपर रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मात्रा, क्योंकि उपयोगिता और मूल्य वो तो दोनों चीजें रहेगी, सिर्फ मात्रा अपन डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि प्रश्न आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे ना। क्या बोले? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पदार्थ को संसाधन नहीं बनाता, ऐसा बोला है, नहीं बनाता। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका मात्रा, क्योंकि हम कितना खरीद रहे हैं ये नहीं पता है, उसकी मात्रा कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, ये भी एक उपयोगिता है और मूल्य है। ये तो आपके एकदम जरूरत के तत्व हो गए हैं, तो इसमें मात्रा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित है? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी विक्रमशिला, ऑप्शन डी वैशाली। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये भी। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु कौन थे उसके, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है ना कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो क्या थे गुरु? चाणक्य। चाणक्य को आप जानते होंगे, कौटिल्य के नाम से जानते होंगे, और आपका विष्णुगुप्त के नाम से भी उनको जाना जाता है। उनका एक बेहद जबरदस्त रचना है, वो है आपका अर्थशास्त्र रचना है उनका, चाणक्य का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तक्षशिला, तक्षशिला से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, अजंता। देखिए, अजंता एक गुफा है, उसके बारे में क्वेश्चन है। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म की कथाएं, ऑप्शन डी पंचतंत्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म की कथाएं। अच्छा,
अजंता जो गुफा है उसके बारे में आप देख लेंगे थोड़ा डिटेल। देखिए अजंता गुफा के बारे में बता देता हूं, ये कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में स्थित लगभग 29 चट्टानों को काटकर बना बौद्ध स्मारक गुफाएं जो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी मिलते हैं। ये डिटेल आप रख लीजिए बस, और कुछ नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी किसके दरबार में थे? तो इसके ऑप्शन है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी कनिष्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये आपका जो धन्वंतरी है वो क्या था, आयुर्वेदाचार्य थे ये, ठीक है, आयुर्वेदाचार्य थे और इसको आयुर्वेद के जनक भी कहा जाता है। इन्हीं के दरबार में कालिदास और आपका वराह मिहिर ये भी इन्हीं के दरबार में थे। ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में और कौन कौन थे, तो भाई कालिदास और आपका वराह मिहिर हो गया। तो इससे भी क्वेश्चन अगर बने तो आप इजिली बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। देखते हैं इसमें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। ये क्या है आपका सबसे बड़ा तट रेखा है। अच्छा, सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो इसमें आएगा गोवा, वो एक राज्य है वो आएगा सबसे छोटा, उसमें क्या है तट रेखा है। अच्छा, बार बार मैं तट रेखा बोल रहा हूं, आप शायद कंफ्यूज हो रहे हो। तट रेखा के बारे में थोड़ा आप देख लीजिए क्या होता है वो। तो मैं बार बार एक ही लाइन बोल रहा था तट रेखा, तो तट रेखा का मतलब क्या हो रहा है ये समझ लेंगे कि भाई समुद्र तट को जो छूता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, वहां तट रेखा बोल रहे हैं। अच्छा, कुल ऐसे 9 राज्य हैं भारत में जो तटीय राज्य है, अर्थात तो समुद्र से समुद्र तट को छूता है। ओके, ये आपका 9 राज्य हैं। उनमें से सबसे बड़ा मैंने आपको बता दिया और सबसे छोटा भी बता दिया। सबसे लंबी तट रेखा पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात, और सबसे छोटी पूछेगा तो हो जाएगा आंसर आपका गोवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारत में मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरल। अब क्यों है ये भी आप देख लेंगे। भारत में जो मानसून है वो क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है भारत में, तो ये केरल से प्रवेश करता है, लगभग 1 जून को ये प्रवेश करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री किस जिले से संबंधित हैं? ऑप्शन ए गोरेला पेंड्रा मरवाही, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी मुंगेली, ऑप्शन डी कोरबा। तो सबसे पहले तो हमको यही जानना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। अभी अभी उनका स्वर्गवास हुआ है, स्वर्गीय श्री अजीत प्रमोद जोगी उनका पूरा नाम है। ठीक है, और इनका जो संबंध है वो है आपका गोरेला पेंड्रा मरवाही। मरवाही के नाम से एकदम फेमस थे हमारे जो पूर्व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री अजीत प्रमोद जोगी जी। अच्छा, ये आप एक और इसमें समझ सकते हैं कि भाई देखो, जो आपका एक नया जिला बना है 28वां नंबर का, ये यही है आपका गोरेला पेंड्रा मरवाही, और ये किससे टूटकर बना हुआ है, बिलासपुर से टूट के ये बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें 2-3 आपको डिटेल में इसका दे दिया हूं, ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। 28वां नंबर का आपका जिला हो गया, और किससे टूटकर बना हुआ है ये, बिलासपुर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन, सांची का महान स्तूप है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। अब यहां एक शब्द आया है स्तूप। अब स्तूप होता क्या है उसके बारे में पूरा डिटेल देख लीजिए, बहुत बेहतरीन चीज है ये भी, ठीक है। चलिए देखिए, स्तूप का मतलब हो रहा है, देखिए गौतम बुद्ध जी के जो अस्थियां हैं उसको रखते हैं, उसको बोलते हैं स्तूप, ठीक है। जहां क्या करते हैं अपन, गौतम बुद्ध के अस्थियों को रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्तूप बोलते हैं। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके अस्थियों के जो अवशेष थे उनको 8 भागों में बांट दिया गया, अर्थात 8 स्तूप बन गए। अच्छा, जब सम्राट अशोक का शासन काल आया तो उन्होंने क्या किया, जो 8 स्तूप बने हुए थे उनको खुदवाकर निकलवा लिया और उनके कई छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। और बोलते हैं इतिहासकार लोग कि 84,000 स्तूप नए और बनाए गए। उनमें से एक जो है आपका वो मध्य प्रदेश में भी है, जो कि सांची का महान स्तूप पूछा ना आपको, तो वही है आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो स्तूप आपको एकदम क्लियर हो गया कि भाई गौतम बुद्ध के जो अस्थियां हैं उनको रखने का जो स्थान है बोल सकते हैं आप, वो क्या हो गया आपका स्तूप हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सुमेलित है। देखिए इसमें 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक राज्य और एक राज्य भाषा है। तो आप राज्य और राज्य भाषा कैसे है देख लेंगे। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, इसका राज्य भाषा दिया गया इसमें तेलुगु। ऑप्शन नंबर बी केरल, केरल का राज्य भाषा दिया गया है तमिल। ऑप्शन नंबर सी गोवा, गोवा का राज्य भाषा दिया है अंग्रेजी। और ऑप्शन नंबर डी है आपका जम्मू एंड कश्मीर, इसका राज्य भाषा दिया गया है कश्मीरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है, तेलुगु, उनकी राज्य भाषा है। अच्छा, बाकी जैसे और देखेंगे आप, केरल, केरल से अगर क्वेश्चन आता है तो वहां की राज्य भाषा है मलयालम। और गोवा, गोवा का है आपका कोंकणी। और एक आपका बच गया जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का थोड़ा दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है, जम्मू कश्मीर क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया तो वहां की जो राज्य भाषा है वो हिंदी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है, वहां अभी भी हिंदी और उर्दू इस पे पेच फंसा हुआ है। तो अभी क्लियर नहीं है कि उसकी राज्य भाषा क्या होगी। नेक्स्ट टाइम में जब होगा तो आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो अभी भी वहां हिंदी और उर्दू में पेच फंसा हुआ है, और कश्मीरी तो ऐसी कोई भाषा है ही नहीं है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके 18 क्वेश्चन। अब सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, दोनों ही क्वेश्चन जबरदस्त हैं, अब बस देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, लेटेराइट, लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त होती है। ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी बागवानी फसल, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी कपास, ठीक है। अब देखिए लेटेराइट मिट्टी है क्या, लेटेराइट मिट्टी मतलब जो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं ना मुरुम वाला मिट्टी करके, वही है आपका लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बागवानी फसल। बागवानी फसल मतलब जैसे आपका चाय है, कॉफी है या लीची है, इनका जो उत्पादन होता है ये आपका बागवानी फसल के अंतर्गत आएगा। अच्छा, मुरुम वाली मिट्टी में आप जानते हैं कि धान है, गेहूं है और कपास है, ये ऑप्शन में है। तो इनकी जो खेती है वो अच्छे से नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें पोषक तत्व क्या होता है, कम पाया जाता है। मुरुम वाला जो होता है आपका लेटेराइट मिट्टी होता है ना, उसमें पोषक तत्वों की कमी होती है, इसलिए धान, गेहूं और कपास की खेती तो बिल्कुल भी वहां संभव नहीं है, क्योंकि उत्पादन बहुत कम आएगा, और उत्पादन कम आ रहा है तो कौन इंसान उसकी खेती करना चाहेगा,
ठीक है, तो इसमें चाय, कॉफी और लीची। अच्छा, इससे अगर क्वेश्चन बने कि बागवानी फसल क्या है, तो इसमें आप देख लीजिएगा चाय, कॉफी, लीची, ये भी एक आपका क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि जो आपका बागवानी फसल है उसके लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लेटेराइट मिट्टी। ऐसे भी क्वेश्चन को चेंज करके दिया जा सकता है, तो इसके लिए आप तैयार रहेंगे। फिर नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी सतपुड़ा, ऑप्शन डी विंध्याचल। तो ये सभी पर्वत श्रेणियों के नाम हैं। तो जो प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए अरावली। अच्छा, अगर क्वेश्चन आए नवीनतम पर्वत श्रेणी क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिमालय, क्योंकि अभी भी इसमें कई श्रेणियों का निर्माण हो ही रहा है। तो निर्माण हो रहा है इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, नवीनतम पर्वत श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके 20 क्वेश्चन। जबरदस्त। अभी ये 20 क्वेश्चन की आप अच्छे से तैयारी करें, बहुत काम आने वाले एग्जाम में आपको ये क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूं कि आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो कृपया लाइक, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। थैंक यू दोस्तों।